अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हॉटलाइन। मैं हूं फैसल रहमान इस्लामाबाद स्टूडियो से लाइव। नाज़रीन, आज जैसा कि आप जानते हैं कि आज 19 मार्च को रिप्लाई पेश किया गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जनाब सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी के खत न लिखने के हवाले से, जो कि पेश किया जनाब बैरिस्टर गोहर ने, जो कि एसोसिएट हैं जनाब एतजाज अहसन साहब के। और इसमें इसी चीज को पे फोकस किया गया, वो ये था कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो खत नहीं लिखेंगे, क्योंकि अगर वो खत लिखेंगे तो उनके बकौल वो फिर आइन को तोड़ते हैं और उनके बकौल उनको 6 माह की कैद कबूल है, जिसमें कि वो खत ना लिखें बनस्बत के आइन तोड़ने की सूरत में सजाए मौत। इसके ऊपर भी आज के प्रोग्राम में बात होगी डेफिनेटली। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज उन्होंने कहा कि जनाब इसको रेफर किया जाए पार्लियामेंट के, इस इशू को पार्लियामेंट को रेफर किया जाए और उस पर बहस की जाए, ताकि वो जो ये 24 पेज समरी, जिसमें एक चीज का बड़ा इंपॉर्टेंट उन्होंने ये नुकता भी उठाया कि पीपल ऑफ पाकिस्तान, जो पाकिस्तानी कौम है, पाकिस्तानी अवाम है, उसको फैसला करना दिया जाए, क्योंकि पार्लियामेंट में उनकी नुमाइंदगी मौजूद है पाकिस्तान के अवाम की, तो लिहाजा ये फैसला वहां किया जाए। नाउ 7 मेंबर बेंच जो कि जस्टिस नासिरुल मुल्क की सदारत में आज बैठा था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, अब किस तरीके से आगे प्रोसीडिंग्स होंगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, किस किस्म के इश्यूज आगे जन्म ले सकते हैं। कुछ हल्कों का ख्याल है कि प्राइम मिनिस्टर जनाब सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब बिल्कुल तैयारी कर चुके हैं, क्योंकि खास करके सेनेट के इलेक्शंस के बाद जो बयानात आए हैं उसमें काफी वाज़ेह नजर आया है कि वो खत नहीं लिखेंगे, बल्कि प्रेफर करेंगे कि अगर उनको सियासी खुदकुशी का जो मौका मिला वो हो जाए। आज के मेरे जो मेहमान है जी, मैं उनका तारुफ कराऊं आपसे, क्योंकि मेरे साथ स्टूडियोज इस्लामाबाद में मौजूद हैं इस वक्त जनाब सरदार असमतुल्लाह खान साहब, सीनियर लॉयर है, माहिर कानून है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका नए सब, आप असमतुल्लाह साहब आप प्रोग्राम में आए। उनके बराबर में तशरीफ रखते जनाब सैयद हैदर अली शाह साहब, मेंबर है नेशनल असेंबली के, और आज हैदर अली शाह से बहसियत एक पॉलिटिशियन हम बात करेंगे रादर देन कि उनका ANP का अप्रोच इसमें आए। बहुत बहुत शुक्रिया शाह जी, आपका भी प्रोग्राम है। और लाहौर में हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जनाब डॉक्टर खालिद रांझा साहब। डॉक्टर साहब सीनियर लॉयर, साबिक वज़ीर वफाकी वजीर कानून भी रह चुके हैं और माहिर कानून है, नीड्स नो इंट्रोडक्शन। डॉक्टर साहब को भी बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल करने का। लेट्स स्टार्ट ऑफ फ्रॉम यू सरदार असमतुल्लाह साहब, आपसे बात शुरू करेंगे। ये फरमाइएगा कि अब एक तो ये थोड़ा सा तशरीह करते हैं कि ये आर्टिकल्स जो है इसका जो पैरा 178 है, इसके बारे में भी हमें थोड़ा सा बताएं। फिर आर्टिकल 6 की बात होती है, वो क्या है, और फिर प्राइम मिनिस्टर ने जो बात की कि जनाब अब उस सूरत में सजाए मौत, इस सूरत में 6 माह उनको कबूल है, और फिर क्या ये रेफर हो सकता है पार्लियामेंट। अब बहुत सारे सवाल मैंने इकट्ठे कर दिए, जब मैंने ये डिटेल्स पढ़ी तो काफी कंफ्यूजन नजर आती है कि ये किस तरीके, तो कानूनी पेचीदगियां जो हैं तो थोड़ी सी रोशनी डालिएगा। देखिए, आर्टिकल 6 में पहले लूंगा, उसमें आर्टिकल 6 में कोई ये प्राइम मिनिस्टर को किसी एडवाइजर ने ये बात बता दी है कि वो आर्टिकल 6 जो है वो हाई ट्रीजन के हवाले से आता है, और वो ये कहते हैं जी कि अगर उन्होंने अदालत उज़्मा के हुक्म की तामील अगर कर दी उसकी हुक्म, और ये जो NRO केस था डॉक्टर मुबशर साहब वाला, और अगर उसमें तामील कर दी उसकी, तो वो आर्टिकल 6 में आएगा। हाई ट्रीजन का केस वो कैसे बन जाएगा? हाई ट्रीजन तो कोई और चीज है। हाई ट्रीजन होता है मुल्क आइन तोड़ना, मुल्क तोड़ना, और वो जिस तरीके से वो लेते हैं उस तरीके से वो आइन तोड़ने वाली कोई बात नहीं है। यहां सुप्रीम कोर्ट ने वो जिस पैरे का आपने जिक्र किया 178 में वो जजमेंट है, NRO जजमेंट डॉक्टर मुबशर साहब के हवाले से है, वो जजमेंट उनके नाम से वो रेफर होती है। तो आर्टिकल वो जो पैरा 178 में क्लियर एक वेडिक्ट है सुप्रीम कोर्ट का कि फेडरेशन जिम्मेदार है। जो मलिक क़य्यूम साहब ने वो चिट्ठी लिखे तो वहां कार्रवाई को जो है वो सारी कार्रवाई विड्रॉ कर ली थी, उसको रुकवा दिया था, वो दोबारा चिट्ठी लिखी जाए और इस केस को प्रोसीड होना चाहिए। उसमें हाई ट्रीजन किस तरह बनता है? ये एक ब्रेन चाइल्ड है, एक ऑब्सेशन है प्राइम मिनिस्टर की भी और उनको मशवरा देने वालों की। वो ये असल में मजाक बना दिए गए। उनकी जो हमने भी पढ़ने अखबार में जो आती है, मीडिया पे जो आता है, प्रिंट जो उनकी प्रिंट मीडिया पे आता है, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे आता है, जिस तरीके से वो बोल रहे हैं, वो ये एहसास नहीं लगता कोई किसी मुल्क की वो वजीर आजम है। और ये देखिए 2 साल और 3 माह हो गए हैं, अदालत उज़्मा का एक हुक्म है और उसकी सराहीन वो खिलाफवर्जी कर रहे हो, तो इन्हें अदालत उन्होंने कर दी है, वो साबित हो जाती है। अब फैसला तो अदालत उज़्मा ने करना है, उसमें तो हमारा कोई केवल नहीं है। अभी सरदार साहब जो चीज नजर आ रही है वो तो समझ में ये बात आ रही है कि उन्होंने बड़ा क्लियर कह दिया कि मैं नहीं लिखूंगा, 6 माह की मुझे कबूल है, सजा होती है, उम्र कैद, जो सजाए मौत की बात करते हैं। थोड़ा सा ये मशवरा देंगे किस कानून के तहत यह रेफर किया जा सकता है पार्लियामेंट को ये इशू?
प्राइम मिनिस्टर ने यह भी बात की ना आज के अपने वर्डिक्ट जो उन्होंने 24 पेज का जमा कराया है। देखिए, आर्टिकल तो ऐसी सुप्रीम कोर्ट में ये कोई ऐसा पब्लिक इंपॉर्टेंस वाला वो इश्यू नहीं है जो कि ये एक अवाम से रिलेटेड हो और ये पार्लियामेंट को ये कर दिया जाए, उसको रेफर कर दिया जाए। बात यह है कि जो डॉक्टर मुबशर वाली 2009 की 16 दिसंबर की जो जजमेंट है एनआरओ की, वो बड़ी हिस्टोरिकल जजमेंट है वो, और उसका मैंने फिर वही पैरा नंबर 178, सॉरी फॉर एट द कॉस्ट ऑफ रेपिटेशन, कि वो उसमें हुक्म है सुप्रीम कोर्ट का कि आपने, और आर्टिकल 190 और आर्टिकल 187 के तहत ये एक जो भी जिम्मेदार होते हैं, ये उनके लिए लाजम है कि वो हुक्म सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की वो उसकी तकमील कराएं, उसको मानें, उसको तस्लीम करें और उस पर अमल दरामद करें। तो उससे तो कोई ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी कोई बात नहीं। और फिर ये प्ली कब ली गई? दिस इज एन आफ्टर थॉट और दिस इज डेलिबरेट, दिस इज टू साइडलाइन करना है किसी को और एक बड़े अहम इशू को। ये पार्लियामेंट का मामला ही नहीं, ये तौहीन अदालत का मामला है। कंटेम्प्ट का मामला तो पार्लियामेंट में जाएगा, फिर हर कंटेम्प्टर ये कहेगा मेरा मामला पार्लियामेंट में भेज दें। नाउ द प्राइम मिनिस्टर इज वो एक दीदा दानस्ता तौर पर अदालत उज़्मा के हुक्म की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, उसको पामाल कर रहे हैं। आम आदमी को फिर ये क्या होगा? आम आदमी किस तरह करेगा किसी भी अदालत का? हमारे देखो ना टीयर्स हैं इसके जुडिशरी के, एक मैजिस्ट्रेट नीचे जो सबॉर्डिनेट जुडिशरी है उनका एक दर्जा सोम का भी मकाम होता है, और फिर एक अदालत उज़्मा जो हमारे मुल्क की है। तो फिर अदालत के हुक्म की तो कोई भी आदमी अमल उस पर नहीं करेगा, ठीक। और ये अदालत ये जो अगर ये, और फिर उस जजमेंट को यानी 2 साल 3 माह हो गए उस जजमेंट को, और फिर एक बेंच बैठा, उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर जो है ये वो आर्टिकल 63 के तहत ये प्राइम मिनिस्टर का जो कंडक्ट रहा है वो उससे पूरा नहीं उतरता। फिर उन्होंने जो है 7 मेंबर बेंच को, लार्जर बेंच के लिए उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से रिक्वेस्ट की, उन्होंने फिर 7 रुकनी बेंच बना दिया जिन्होंने ये प्रोसीड किया। और फिर पहले कोई और जो है वो डिवाइसेस अख्तियार किए जाते थे, जो मैंने मशवरा लिया। मशवरा इस वक्त था, मैं पाबंद हूं मशवरे का, रूल ऑफ बिजनेस में ये इस तरह है, इसलिए मैं पाबंद था। उन्होंने कहा फिर जी आप खुद कर ले, ये तो बड़ा आसान सा। और फिर 7 जजेस ने एक इसका मैकेनिज्म ये भी दिया कि सुप्रीम कोर्ट खुद भी एक ट्राइब्यूनल बना के तो वो इस पे अमल दरामद करवा सकती है, और प्राइम मिनिस्टर खुद क्यों ना करे। इस पे आऊंगा सर, अमल दरामद। चलिए ये फरमाइएगा कि अब आप तो इत्तेहादी जमात में प्राइम मिनिस्टर के, और मैं आपसे मैंने शुरू में कहा था कि नॉट एज एन एएनपी वर्कर, मैं एज ए न्यूट्रल ऑब्जर्वर, एज ए पॉलिटिशियन आपसे, चलिए ये ठीक कर रहे हैं जो कर रहे हैं? बहुत शुक्रिया जी। देखो, हमारी पार्टी एनपी पहली दिन से एनआरओ के खिलाफ है, और सबसे पहले अदालत में गए भी वो हमारा संदार अली खान है कि ये गलत बात है। हम उनके इत्तेहादी हैं, लेकिन इस तरह इत्तेहादी नहीं है कि वो जो भी बात करें वो पार्टी के उसके अंदरूनी मामलात हैं, वो जाते हैं नहीं जाते उसका अपना काम है। लेकिन कम अज कम मैं अपनी जाती हैसियत से समझता हूं कि इस तरह सुप्रीम कोर्ट का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कभी एक बात होती है, कभी यही एतजाज आज़म कहते हैं खत लिखना चाहिए, कभी अब कहते हैं नहीं लिखेंगे। अगर नहीं लिखना था पहले दिन से कहते, और अब वो कहते हैं कि पार्लियामेंट को वापस किया जाए, तो पार्लियामेंट को तो आई थी यही चीज। और एनआरओ के लिए ये इसके लिए कि आप उसको सुप्रीम कोर्ट को टाइम दिया, ये हमारे पास आई थी, तमाम पार्टियों ने इसकी मुखालिफत कर दी। एनआरओ को वैलिडेट करवा लें। एनपी ने सबसे पहले वैलिडेशन नहीं की उसकी कि यार हम नहीं करते, और फिर बाकी पार्टियों ने भी की। अगर उधर से हो सकती या करवा सकते कोई भी कि तमाम पार्टियां इसके हक में बोलेंगे, तो ये तो फिर सुप्रीम कोर्ट की बात ही नहीं थी, फिर तो खत्म हो जाता मामला कि इसको रिवैलिडेट कर देते कि बस ये ठीक है। लेकिन ये किसी ने नहीं किया। अब अगर उस वक्त नहीं किया तो फिर इस वक्त भी नहीं करेंगे, क्योंकि कम से कम हमें इतना तो पता चला है कि ये केस क्या है। तमाम लोगों ने सुना है, अखबारों में आया है, टीवी पे आया है कि अगर इंडेमनिटी हासिल है तो आप उस पर बहस करें, सुप्रीम कोर्ट के साथ बहस करें कि अब हासिल है। तो वो अभी तक वो बहस ही नहीं होती कि कोई किसी को समझ आए। इसलिए जो चीजें अगर फर्ज करें, लेट्स सपोज मैं एक बिल्कुल ऐसी बात करूं कि फर्ज करें कि अगर सुप्रीम कोर्ट मान जाता है
कि जनाब ठीक है हम रेफर करते हैं पार्लियामेंट में इसका ठीक है इसको इशू को पार्लियामेंट में ले जाएं। अगर फर्ज कर ऐसे हो तो इसके चांसेस नहीं नजर आते, लेकिन लेट्स सपोज 1% भी, तो क्या आपकी जमात सपोर्ट करेगी? नहीं, कभी भी नहीं करेगी, क्योंकि अगर पहले नहीं की तो हम लोगों को क्या वो दिखाएंगे कि हमने पहले क्यों नहीं की। इतना वक्त भी जाया हो गया, सुप्रीम कोर्ट का वक्त जाया हो गया, हुकूमत का वक्त जाया हो गया। तो अगर उस वक्त करना होता तो फिर उस वक्त कर सकते थे और लोगों के साथ। अब अगर खुद करते तो और भी कई पार्टियों को मना सकते थे कि आप भी हमारे साथ आ जाए। लेकिन अगर कोई पार्टी सिरे से इनारों के खिलाफ हो तो किस तरह दोबारा वो करेगी? मैं तो हैरान हूं। ये बात मेरे ख्याल में, मैं ये भी समझता हूं कि इससे हुकूमत को ये नहीं होना चाहिए कि बस हुकूमत अब गई कि अब गई। जो ये करेगा तो वही जिम्मेदार है। पार्लियामेंट तो पूरे पार्लियामेंट ने तो अपना काम कर दिया। एक सियासतदान होने की हैसियत से अगर मैं आपसे ये पूछूं कि जिस तरह कहा जाता है कि 2008 के जो इलेक्शन थे जिसमें मोहतरमा की 27 दिसंबर 2007 को शहादत होती है और उसके ऊपर काफी ज्यादा एक सिंपैथी वोट भी पीपल्स पार्टी ने गेन किया, तो क्या आप समझते हैं कि पीपल्स पार्टी में अगर फर्ज करें यूसुफ रजा गिलानी साहब कुर्बानी देते हैं या जो भी करे, खत नहीं लिखते और 2-4 महीने अंदर या वॉटेवर जो भी होता है, जो भी सुप्रीम कोर्ट फैसला करती है, इनके अगेंस्ट आ जाता है, तो इसका कोई अगले इलेक्शंस में इनको कोई फायदा होगा? नहीं, ये तो बहुत छोटी कुछ मायरीन ये कहते हैं कि ये शायद चाहते हैं कि सियासी खुदकुशी करें। ये तो बहुत छोटी बात है। पीपल पार्टी के साथ पहले इतने बड़े शहीद मौजूद है, इतने बड़े उसके साथ वो है। अगर वो उसी बेनजीर के कार्ड को दोबारा भी इस्तेमाल कर सकते हैं दोबारा, क्योंकि ये इसमें तो कोई शक नहीं कि वो दलेर औरत थी और बावजूद इसके कि वो 200 आदमी उसके कराची में मरे फिर भी वो नहीं बैठी और उसी लोगों के लिए वो सुबह सवेरे चलती है अस्पतालों में भी उसको देखती है। उसमें तो कोई शक नहीं है कि पीपल पार्टी में ऐसे लोग हैं, ऐसे लोग गुजरे उसकी लीडरशिप में कि वो उनको किसी वक्त भी केश कर सकते हैं। ये तो बहुत छोटी बात है। अगर 4 महीने 5 महीने कोई जेल में जाए तो ये तो पहले भी वजीर आजम साहब कई सालों से गुजारे हैं। लेकिन जेल में फर्क है कि आदमी किस वजह से जेल जा रहा है। ये तो ऐसे बड़ा इशू नहीं है। एनआरओ को मेरे ख्याल में पीपल पार्टी के अक्सर अपने लोग भी नहीं पसंद करते। लेकिन अब ये इंडिमिनिटी का सवाल है कि उसको सदर साहब को कि ये मुस्तस्ना है कि नहीं है, तो ये करे भी सुप्रीम कोर्ट का। आपकी तरफ आता सरदार साहब ये कहते हैं कि जनाब टेक्निकली जो बात जो इसमें आज 24 पेज की जो ये समरी दी गई उसमें उन्होंने कहा कि जनाब किसी भी फॉरेन मजिस्ट्रेट के सामने प्रेसिडेंट टेक्निकली पेश नहीं किया जा सकता उनको। ये बात इससे यहां पेशी की बात नहीं है। यहां वो जो डॉक्टर मुबशर साहब वाली जो जजमेंट है ना, उस पर अमल दरामद का था कि मलिक क़य्यूम ने जिस तरह खत लिखे तो उसका सारी कार्रवाई को विड्रॉ कर लिया था। यानी वो जो हुकूमत पाकिस्तान का वहां पार्टिसिपेटरी एक एप्लीकेशन पहले मूव हुई थी, उस वक्त चौधरी मुस्लिम लीग नून के वो लॉ मिनिस्टर थे, उन्होंने भेजी थी। वो अल्लाह को प्यारे हो गए। तो वो और उसमें फिर हुकूमत पाकिस्तान की पार्टिसिपेशन इसमें हो जाए। वो इसने मलिक क़य्यूम साहब ने वो चिट्ठी लिख के तो वो विड्रा कर ली थी। वो गैर आईनी और गैर कानूनी था। ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी आ चुकी है और वैसे भी ऑन द फेस ऑफ इट वाज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इलीगल। वो इतने बड़े टॉप लॉ ऑफिसर को ये कोई अख्तियार नहीं था कि वो इस तरह वो चिट्ठी लिखते। वो अब क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि आप वो चूंकि वो नलीफाई हो गया है और हमने उसको इलीगल डिक्लेयर कर दिया है, बल्कि मलिक क़य्यूम को प्रोसीड करने के लिए भी हुक्म दे दिया है। और आप इस तरह करें कि आप एक और चिट्ठी लिखें कि भाई हम उसमें इंटरेस्टेड हैं और ये हमारे मुल्क और कौम का पैसा है। एक चीज और ये हम इसको वापस लाना चाहते हैं। अब वो पैसा वापस ना आए, मैजिस्ट्रेट की बात नहीं है सर। मैजिस्ट्रेट एक इन्वेस्टिगेटिंग शख्सियत है वहां। सरदार साहब बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। मैं एक चीज जो आपसे ब्रेक के बाद पूछूंगा वो ये कि अगर अटॉर्नी जनरल जो मलिक क़य्यूम थे उस वक्त, जी उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ने नहीं किया, उन्होंने प्रोसीडिंग्स की थी, तो अभी जनाब हमारे जो अटॉर्नी जनरल हैं जी वो क्यों नहीं प्रोसीडिंग करते? इस पे मैं आता हूं, एक ब्रेक ले लेते हैं जी। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, मैं यहीं से गुफ्तगू का आगाज दोबारा करूंगा। वेलकम बैक जी, वेलकम बैक। सर एक तो जो मैंने आपसे सवाल किया था ब्रेक से पहले, दोनों सूरत हाल, एक तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट अगर हो जाता है लेट्स सपोज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान पर, तो विल इट बी 6 माह भी हो सकता है टिल द राइजिंग ऑफ द कोर्ट। थोड़ा सा समझाएंगे सर कि क्या ऑप्शंस नजर आते हैं? अगर तो लीनियंट होता है कोर्ट तो शायद हल्की सजा। कोर्ट लीनियंट होगी। ऑफ कोर्स द मैटर द कंटेम्नर इज द प्राइम मिनिस्टर। ओके।
and he is the representative of 180 million of Pakistani people, but still is stubborn, is a contemner. तो उसका क्या इलाज है? अगर वो उसको स्कॉट फ्री कर देते हैं तो हर आदमी कहेगा मुझे भी स्कॉट फ्री करें, मैं तो इन्हें अदालत करूंगा, मैं अदालत के अहकाम के। देखिए ना, अदालत उज़्मा के 19 जज हैं, वहां से लेकर जो है ना कम से कम कुछ 6000 के करीब जजेस हैं पाकिस्तान में, और इससे क्वासा जुडिशियल कोर्ट्स भी होती है। एक रेवेन्यू साइड पर भी वो जो रेवेन्यू अफसर होता है वो भी एक किस्म का, तो पे तो खिलाफवर्जी होती है। ये एक मामला है। दिस इज द टेस्टिंग पॉइंट, दिस इज द टच स्टोन। प्राइम मिनिस्टर अगर करता है तो ग्रॉस कंटेम्प्ट इसको हम कहते हैं, ठीक, ग्रॉस कंटेम्प्ट है। और ये हम तो कहते हैं कि एग्जाम्पलरी होनी चाहिए, डेटरेंट होनी चाहिए, सख्त होनी चाहिए। लेकिन अब कोर्ट में स्वाब देता है, कोर्ट लीनियंट रहती है। ठीक, देखिए डॉक्टर खालिद राजा हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है जी, सीनियर लॉयर, साबिक वजीर कानून भी रहे और बड़े सीनियर हैं इस लिहाज से अगर बात की जाए तो वेरी सीजन्ड लॉयर। अस्सलाम वालेकुम जी डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम जी डॉक्टर साहब, 2-3 इंपॉर्टेंट नुक्ते। एक तो ये फरमाइएगा कि आज की जो समरी पेश की गई 24 पेज की, इसमें तो बड़ा क्लियर कट नजर आ रहा है। एक चीज तो ये कि हो सकता है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हैज डिसाइडेड नॉट टू राइट द लेटर और नॉट टू एड्रेस दैट लेटर टू द सुप्रीम टू द स्विस कोर्ट्स। एक तो ये फरमाइएगा। दूसरा सर ये मुझे बताइएगा कि इन्होंने जो कहा है सर रेफरेंस टू दी पार्लियामेंट किया जाए, थोड़ा सा रोशनी डालिएगा क्योंकि अभी ऑलरेडी हमने इस पर बात की, मैं चाहूंगा आपका भी इस पर राय लें। मैं समझता हूं कि ये चीज समझ के बारातर है। इट इज नॉट हिम टू डिक्टेट द सुप्रीम कोर्ट। उन्होंने तो अपना बात करनी है कि हाँ जी क्या मैंने कंटेम्प्ट किया या नहीं किया, ये राय देना कि आप मसला भेजिए पार्लियामान को, ये मैं समझता हूं समझ से बालातर है। कहना वो ये चाह रहे हैं कि जो तहफ़्फ़ुज़ है, ये इस्तिस्ना है, ये आइन में दिया गया है और अगर सुप्रीम कोर्ट चाहती है तो आइन की तब्दीली मांगे पार्लियामान से, ये शायद कहना चाह रहे हैं। और चूंकि पहले भी जब जजेस भरम हुए थे ऑन द इश्यू ऑफ एक्सेस जजेस का जो प्रोसीजर है आर्टिकल 175A, जी जी, तो सुप्रीम कोर्ट के कहने पे पार्लियामान ने इस को तब्दील किया 19वीं तरमीम के जरिए। ठीक है, तो अगर यस कर रहे हैं कि इस इस्तिस्ना को वापस ले लें, इट इज नॉट द डोमेन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, ये तो पार्लियामान ने करना है, पार्लियामान की स्वाबदीद पे है। मैं नहीं समझता कि सुप्रीम कोर्ट वुड बी सो नाइव एज टू गिव डायरेक्शन टू द पार्लियामेंट दैट विदड्रॉ दिस, ठीक है, इस्तिस्ना गिवन टू द प्रेसिडेंट। अच्छा, दूसरी चीज ये फरमाएगा कि सर अब जबकि खास करके आपसे मुझे याद है जो आखिरी मेरी आपकी मुलाकात हुई थी, आपने एक बड़ी इंपॉर्टेंट नुकता हमने रेस किया था अपनी बातचीत में। आपने ये फरमाया था कि खास करके एक तो वो जो मियाद है वो गुजर जाएगी मार्च के महीने में, प्रेसिडेंट के जो हवाले से 15 साल पूरे हो जाते हैं। दूसरी चीज इंपॉर्टेंट उसमें ये जो आती है कि उस वक्त तक आपके इलेक्शंस भी हो जाएंगे इसके सेनेट के। अब सर सेनेट के इलेक्शन हो गए, ओवरवेलमिंग मेजोरिटी भी ले आए वो अपनी पावर में, और उसके बाद से आपने एक चीज बड़ी, बल्कि हम सब ने महसूस की कि प्राइम मिनिस्टर का जो एटीट्यूड था वो प्रिटी मच एक एग्रेसिव टोन में आ गया, थोड़ा सा चैलेंजिंग एंड थोड़ा सा अथॉरिटेटिव। एक तो सर रोशनी डालेगा इस पे कि ये किस चीज की इंडिकेशन करता है, और दूसरा ये कि डू यू थिंक कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कैन एक्चुअली कन्विक्ट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, और अगर वो होता है तो किस तरह होता है फिर? जहां तक ये झगड़ा जो होता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का, इसमें अदालत भी होती है और अदालत प्रोसिक्यूटर भी होती है, ठीक, और ये एक वक्री टैप का लॉ है जिसमें मुनसिफ खुद प्रोसिक्यूटर होता है। तो इसमें जहां तक उनको सजा देने का तल्लुक है वो दे सकते हैं, और सजा देंगे उनको अंडर द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट मैक्सिमम 6 मंथ्स है। लेकिन कई एक फैसले हैं जहां पे अदालतों ने अंडर आर्टिकल 204 सजा दी है हर उस वक्त तक जबकि उनका हुक्म माना नहीं जाता। लेकिन चूंकि वो शायद 204 सिर्फ अवेलेबल थी अगर एक्ट नहीं बना हुआ, अब एक्ट बन गया है, एक्ट ने तयन कर दिया है कि सजा की हद छिपा है, और मैं समझता हूं कि इससे जो वज़ीर आज़म है एज ए कंटेमनर, वो एक मुल्ज़िम की हैसियत में कटहरे में खड़े हैं, और वो मेरा ख्याल है
कि वो अदालत में उन्होंने फैसला किया कि मैंने अपनी सियासी गेम खेलनी है, और इस वक्त मेरी निगाह में एज आम शहरी ही इज इन अ विन विन सिचुएशन। उन्होंने फैसला किया है कि क्या मैं पार्टी की बात मानूं या मैं अदालत की बात मानूं। अगर पार्टी की बात मानते हैं तो फिर अदालत से मुतसादम होंगे, और जो सजा अदालत देगी वो सहने को तैयार है। इन कंटेम्प्ट मैटर्स कोर्ट कैन ओनली पनिश, ठीक, द कोर्ट कैन नॉट ट्विस्ट योर आर्म टू डू समथिंग विच यू आर रिक्वायर्ड टू डू। अगर फर्ज करें सर इनको कन्विक्ट कर दिया जाता है, उस सूरत हाल में क्या होगा सर कि दोबारा से क्या ये जाके कोई अगर सेशन आता है, कॉल ऑन करते हैं जी 51st भी होगा? हाँ, इनको सजा हो सकती है फ्रॉम राइजिंग ऑफ कोर्ट टिल 6 months। फॉर एग्जाम्पल सर बिल्कुल लीनियंट हो जाता है सुप्रीम कोर्ट और राइजिंग ऑफ द कोर्ट की हद की सजा होती है, तो उसके बाद चले वो हो जाता है, सारा कुछ हो जाता है, लेकिन टेक्निकली तो ही इज कन्विक्टेड। Will he be able to retain his office? Parliament disqualification only occurs if the conviction is for more than 2 years. Number one, and number two, इस केस में if he is convicted for scandalizing the court. Okay. उन पे इल्जाम है अदालत हुक्मदुली का, अदालत को स्कैंडलाइज करने का नहीं है। ठीक है। अगर अदालत को स्कैंडलाइज करते हैं तो फिर शायद जो सजा की मुद्दत भी रेलिवेंट नहीं होगी। तो इस सूरत में सर इसका मतलब है कुछ भी नहीं होगा टेक्निकली स्पीकिंग? तो नहीं, मेरे ख्याल के इसमें माफी हो जाएगी, तलाफी शायद ना हो पाए। बस मतलब कोई इतना जो एक हवा बना दिया गया और इतना ज्यादा इसको हाइप क्रिएट की गई। ही इज टेकन ऑन द कन्विक्शन जी। ये हम रोज भी कहते हैं अच्छा मैं सजा चल लूंगा जी। ठीक, ये जो हमारा विलेज माइंडसेट है। ठीक है। मैं लड़ाई करता हूं अपने देहात में, वो कहता है ठीक ही देखी जाएगी, मैं सजा चल लूंगा। तो ये भी तकरीबन वही ऑलमोस्ट आप समझते हैं कि ये वही माइंडसेट है, वही और ही हैज गेन्ड इन द रस्टिक इलेक्टोरेट। ठीक है। तो शहर का जो वोटर है वो उसको बुरा समझ रहा है, लेकिन हम 75% देहात में रहते हैं और 75% का माइंडसेट यही है जो डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं। इसलिए तो जलसागाह में ये बात की। तो सर जलसागाह में जो बात की तो 75% जो गांव देहात के और उसमें मेजोरिटी जो है वो पीपल्स पार्टी की है गांव देहात की जो वोट, तो उसके ख्याल में सर तो इट्स एन एब्सोल्यूट विन-विन सिचुएशन। जब आप उनकी रेटिंग करेंगे विद द पर्सपेक्टिव विलेज पॉपुलेशन, तो मर्द है जी, जना है जी। हाँ जी, खिलो गया जी वो वाली पंजाबी। ठीक है, ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया रांझा साहब, थैंक यू वेरी मच सर। सर बड़ा क्लियरली उन्होंने ये चीज समझाई रांझा साहब ने कि बस वो पंजाबी में जो कहते हैं ना खिलो गए जनाब, बड़ी बल्ले बल्ले हो गई। तो सर ये बल्ले बल्ले तो हो गई, फिर कोई कह रहे कुछ खास नहीं होगा। नहीं, टांगे टूटेंगी जी अगर सजा होती है तो। देखिए मैं कि आपने मीडिया ने इतनी अवेयरनेस लोगों को दे दी है कि गांव का आदमी भी समझता है कि ये बंदा जो है ना ये सजा याफ्ता है। जलसा गांव में वो बड़े शेरों के वो कह दिया जलसा गांव में, लोग कहते रहते हैं ये जो है ना ये जो रेट्रिक्स हैं और ये बनाते हैं यूफोरिया वगैरह जो इकट्ठा करते रहते हैं। हम आर्गू करके केस आते हैं, बाद में केस हार जाते हैं। ये कोई बात नहीं है। केस जब आर्गू करते हैं ठीक तो वो ये इंप्रेशन ये जाता है बड़ा जबरदस्त की है, वो बड़ा जो है ना वो मुकदमा जीत जाएंगे। लेकिन जब वो जज फैसला देता है, पब्लिक ने फैसला देना है। पब्लिक अब ये समझेगी कि ये वजीर आजम जो है ये पैसे का मामला है, कौम और मुल्क की दौलत का मामला, मेरे पैसे भी है उसमें, आखिर हम टैक्स नहीं देते इस मुल्क में। सर अगर इतनी करप्शन पहले हुई है सर, अगर उन्हीं रिजल्ट्स पे होते तो एक भी सियासी जमात आज ना होती है जो अभी सो कॉल्ड हमारी बड़ी सियासी जमातें हैं। बात ये थी कि कोई दस्ती साहब के ऊपर एक एलिगेशन लगती है, चुनाव नाइल फलाना, ठीक है, फिर उनको इलेक्ट कर लेते हैं। वो तो सर बात इस तरह है कि वो दस्ती का वो बाई इलेक्शन था और वो सारा वेटेज वहां सारा वजन फेंका गया और सारा सिलसिला हुआ। जब आप नेशनल इलेक्शन करेंगे ना, फिर पाकिस्तानी अवाम ठीक है, सादगी है, सारा कुछ है, तालीम नहीं है और रूल बैकग्राउंड बहुत बड़ा है, और खासकर ये सऊदन पंजाब में जहां से गिलानी साहब ये तलक रखते हैं। और अगर भी जीत भी जाए, लेकिन कौम और मुल्क को पता है फिर भी सगैसिटी आर्टिकल 63 उसकी डिस्क्वालिफिकेशन वहां भी आ जाती है। चलिए सर, वो नहीं भी अगर हुई, लेकिन सर उसमें वो टाइम गेन तो 2 साल का अगर मामला नहीं भी हुआ ना, तो टाइम तो गेन कर जाएंगे ना सर, एकदम तो नहीं होगा क्योंकि वो रेफर होगा अपना स्पीकर साहिबा को, स्पीकर से वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, वो बड़ा लंबा प्रोसीजर है सर। बात इस तरह है जी, मैं आपको सीधी सादी सी बात है, अगर ये प्राइम मिनिस्टर अपने इस कौम को 180 मिलियन लोगों को अगर वो बेवकूफ समझता है, कितनी दुख की बात है। कम से कम सादा लोग होंगे, लेकिन सारे लोग बेवकूफ तो नहीं है, हम पढ़े लिखे लोग तो बड़ी बड़ी तादाद में। मुल्क के जो हालात उन्होंने बनाए हैं
मैं आपको बताऊं, एक दिन पहले की बात है, ये चंद दिन पहले की बात है, यहां इस्लामाबाद में और हाई कोर्ट में और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कुछ वैकेंसीज निकली। एक बंदे ने आके मुझे कहा जी कि आप चूंकि जुडिशरी से तल्लुक़ लॉयर हैं तो मेरे बेटे की सिफारिश कर दें, बीएससी डबल मैथ और विथ फिजिक्स, तो मेरे बेटे को पीएन भर्ती करा दें। अगर ये किन लोगों ने बनाई है जिन्होंने इस कौम को लूटा और जिन इस कौम को खून पी गए है? तो सर अनफॉर्चुनेट बीएससी डबल मैथ जी, और किसने बनाई? ये इन लोगों ने बनाई है। वो ये तो बड़ी चीजें, बड़ी बहस हो सकती है, बड़ी बात हो सकती है इसमें। शाह जी, आपने गुफ्तगू सुनी है सरदार साहब की भी और आपने डॉक्टर साहब की भी बात सुनी। अब सर एज ए पॉलिटिकल वर्कर आप जिस तरह वो कह रहे हैं कि यार उनके लिए बड़ी विन विन सिचुएशन हो जाएगी, गांव देहात का वोट हो जी, बड़े तगड़े हो गए थे, भले भले, आपको लगता है ऐसा होगा या फिर कुछ फर्क होगा? ये इनकी बात राय मुख्तलिफ है, डॉक्टर साहब की राय मुख्तलिफ है। नहीं, मैं तो चूंकि पार्लियामेंट में बैठता हूं, बजाय इसके कि वो अनपढ़ लोग वो तो वैसे भी बल्ले बल्ले कहते हैं, और मैंने सेनेटर बल्ले बल्ले कहते हैं जी कि ये इसने ऐसा काम किया है कि इसने पीपल पार्टी की तारीख को दोहरा दिया है कि इसे कुर्बानी की कि इस तरह। बल्कि आप सदर साहब की तकरीर में देखें, पहले भी सुनी है, इस दफा जो तकरीर में वजीर आजम साहब की बल्ले बल्ले हुई है वो भी आप देख लें, तो हम तो उधर ही बैठते हैं। ये तो पढ़े लिखे लोग हैं और इलेक्ट होके आए हैं, ये कहते हैं कि हम ऐसा करेंगे और ऐसा करेंगे तो फिर तारीख बन जाएगी, क्योंकि भुट्टो साहब ने भी माफी नहीं मांगी थी और उसके बाद इसने माफी नहीं मांगी, और अपने वजीर आजम अपनी कुर्बानी देते हैं, सदर को कुर्बानी का वो नहीं बनाते। और ये इस तरह के 11 साल पहले अगर ये सजा देनी थी तो 11 साल तो हुकूमत नहीं थी उन लोगों की, तो क्यों नहीं दिया? यही जज थे, यही जज उन्होंने उधर क्यों नहीं उसमें मुदाखलत की? तो वो तो ये कहते हैं, बल्कि कुर्सा भी यही कहते हैं कि इसमें मैं तो मानता ही नहीं, ये तौहीन अदालत तो आपने भी सुना होगा, कहता है कि ये होना ही नहीं चाहिए। बल्कि मेरे साथ कई इस तरह के टॉक शो में बड़े बड़े वकील ऐसे हैं, जिस तरह मेरे भाई ने तो साफ बात कह दी सुथरी, लेकिन बड़े बड़े वकील ऐसे हैं जैसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होना ही नहीं चाहिए। ये तो इसका कोर्ट साहब दो मुख्तलिफ राय है सर, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो जो भी आएगा वो तो बात की बात है, लेकिन एक मूड मिजाज तो आप समझ सकते हैं। नहीं, लेकिन मेरे अपना ख्याल में ये नहीं होना चाहिए अगर सुप्रीम कोर्ट ये भी न कर सके कि किसी चीज की तशरीह करे और उसको इसके लिए नहीं छोड़ा जाए, और वो कहते हैं कि आप ये करें, वो टाइम तो दिया है ना। ये कहते हैं जी पार्लियामेंट जो है, पार्लियामान वो बिल्कुल सुप्रीम अथॉरिटी है, इसमें कोई शक नहीं। तो तशरीह की बात इसमें कोई शक नहीं, लेकिन पार्लियामेंट का फैसला तो आ गया ना जी, बहुत दफा पहले भी। मैं ब्रेक के बाद वापस आता हूं। पार्लियामेंट का फैसला तो आ गया ना कि हम इनारों को नहीं मानते, अब अदालत जाने, उसका काम जाने, वो फैसला करे, फिर तशरीह करने देना। तो काम तो सारी एक बात। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं जी सर। ब्रेक से वापस आता हूं आपसे बात। वेलकम बैक जी। सरदार साहब, आप ही बात मुकम्मल कीजिए, आप जो रोशनी डालना चाह रहे थे। देखिए, मैं अर्ज करता हूं कि अगर प्राइम मिनिस्टर जिस तरीके से जो रवैया है, अगर प्राइम मिनिस्टर इस तरह करता है तो फिर तो ये जंगल का कानून बनाने के मुतरादिफ है, और इस तरह नहीं होगा। मैं आपको बताऊं, आपने सारी बातें की है, डेमोक्रेसी को जो है ना, वो जो जिस तरीके से वो डेवलप होती नजर आ रही है, ये जो पहले उसकी डेवलपमेंट हुई है, उसमें तो कोई मासवे का तो कोई कंसेप्ट है नहीं है। मासवे का कंसेप्ट यही था कि एक जो है वो आइन का एक पिलर जो है वो उठ खड़ा हुआ और उसने कहा कि यहां रूल ऑफ लॉ होगा, और अगर रूल ऑफ लॉ का जो है स्टेट का एक और पिलर जो है वो उठ के खड़ा हो जाए, वो कहते मैं रूल ऑफ लॉ को नहीं मानता, तो फिर वो अदलिया को मनवाना पड़ेगा। अदलिया को इससे कोई गर्ज नहीं है कि वोटर किसको वोट देता है, या वोटर को कौन जो है ना वो करके वोट विन करके वोट ले लेता है। ये कोई डेमोक्रेसी की शान होगी या ये उसकी मुश्काफियां होंगी। अदलिया को इससे कोई गर्ज नहीं है। अदलिया को तो रूल ऑफ लॉ जो है ना उसको अपहोल्ड करना होगा, और इसमें प्राइम मिनिस्टर ने जिस तरह किया है तो फिर प्राइम मिनिस्टर को मेरी नजर में फैसला वो करना है, उन्होंने करना, हम तो उसमें कैबल नहीं कर सकते, जरूरत ही नहीं होती हमारी किसी की भी, क्या फैसला करेंगे वो। लेकिन यह है कि प्राइम मिनिस्टर की सजा बनती है, वो कुर्बानी का बकरा बने, खुदकशी करे, या ये सियासी मौत जिसको कहते हैं वो ले आए,
वो ये उसकी अपनी एक सोच है, ब्रांड चाइल्ड है, बट ही मस्ट। इसी सियासी मौत में तो उनकी हयात है ना सर, आप नहीं समझते? सर वो हयात, वो वैसे ही कहते हैं हयात है, वो जुल्फकार अली भुट्टो शहीद वो नहीं बन सकते। ये इस तरीके से जुल्फकार अली भुट्टो का तो मामला ही कुछ और अभी शाह जी कहते हैं वो फौज ने कब्जा कर लिया। जब आते हैं इतनी तालियां बजती हैं पार्लियामेंट में, 10-10 मिनट तो तालियां बजती रहती हैं। फैसल बैठे नहीं, वो उसके बैठे नहीं, लोगों से वोट जोर से तो नहीं लिए ना। 93,000 वोट उसने लिए उस इलाके में, जहाँ उसके मुखालिफ भी बहुत है, तो लोग गए होंगे ना, वोट दिया होगा ना। इसलिए मैं कहता हूं कि ये पीपल पार्टी है, इसकी जियाले जो है ना, कभी भी अपनी लीडरशिप से खपा नहीं रही है। मैं ये कहता हूं ये वो इलाका है जहां गुर्बत इन्होंने, ये लोगों ने वहां गुर्बत का जो है ना दौर दौरा आम किया हुआ है, और गरीब आदमी की वहां मजबूर चीजों के कारकर्दगियों पे किधर वोटें मिलती हैं इस मुल्क में सर? आप जाएं साउदर्न पंजाब में, हम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ, उनके साथ हम ये शुजाबाद और ये पीछे वाली तहसीलें सारी फिरे, वहां दूर दूर तक कहीं पक्का मकान नजर नहीं आता था, आबादी थी। पता चलता है कि ये फ्यूडल की जमीन है, और यहां बैठे हुए जो है वो जो टेलर्स हैं, उनके कच्चे मकानात हैं, वो यहां बैठे हुए हैं। अब टेलर फ्यूडल के मर्जी के बगैर, ये जो लोग फ्यूडल के खिलाफ हैं, वो चेंज लाना चाहते हैं। अगर ये लोग इसी तरह करेंगे कि मेरा तो वोट बैंक बन जाएगा, हम तो असेंबली पे कब्जा कर लेंगे, तो फिर एक रेवोल्यूशन आएगा, यहां रेवोल्यूशन आएगा। मैं आपको शाह जी एक चीज मुझे बताएं, आप अब तो सारी बात सामने आ गई कि क्या मतलब एक फोरकास्ट आप कर सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर का मूड मिजाज, अदिया ने उनको कहा बड़े प्यार से तरीके से, हर चीज चल रही है, कभी मूड सख्त हो जाता है, कभी नरम हो जाता है। और ये जो काफी दिनों के बाद सबरी 19 मार्च यानी कि आज मंडे को जो पेश की गई 24 पेज की, जो कि मिस्टर गौहर साहब ने पेश की, उसमें बड़ा क्लियरली इन्होंने मेंशन कर दिया कि यार ये हिसाब किताब है। अब 2-4 हियरिंग्स मेरे ख्याल में और होंगी, इससे ज्यादा तो इसमें अब और नजर नहीं आता। दोबारा मैं आपसे पूछता हूं सर कि अब सियासी हवाले से अगर फर्ज करें कन्विक्ट हो जाते हैं, चाहे वो 5 मिनट के लिए खड़ा रखते हैं या वो 6 महीने के लिए उनको बंद कर देते हैं, सर कभी इंप्लीमेंटेशन हो सकती है? अगर उनको, क्या आपके ख्याल में प्रैक्टिकली फर्ज करें, वो कहते हैं 4 महीने के लिए जेल करें, हु इज गोइंग टू इंप्लीमेंट दैट सर? नहीं, अगर ये फैसला कर लेंगे तो फिर तो इम्प्लीमेंट होना ही चाहिए। सर तो पहले रहमान मलिक को सजा होती है, प्रेसिडेंट कर देते हैं। ये तो हमारे सामने पे वो कहते हैं टेक्निकली है, क्योंकि फैसल भाई लोग जो है ना और बहुत सारी चीजें देखते हैं ना। अब मुशर्रफ ने, इसने तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया, उसने तो आईन तोड़ा है ना, उसका कुछ नहीं हो रहा सर। तो सजा मौत होनी चाहिए थी ना टेक्निकल, कानून तोड़ा उसने, तो नहीं तोड़ा ना, बस इसी गार्ड ऑफ ऑनर दिया, इन्होंने सलाम करके भिजवाया, ये गवर्नमेंट ने सर आइन तोड़ा। उधर तो उस लेवल के आइन को तोड़ने पर भी कुछ नहीं कहा गया, लेकिन इधर तो बिल्कुल जो जबरदस्ती उसको आप उस जुमरे में ला रहे कि सर कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास तो पावर्स नहीं है ना कि कोई भी फैसला खुद करे, ही हैज टू आस्क द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान टू टेक अ डिसीजन। क्या इस केस में, क्योंकि जिसमें खुद वो प्लीड कर रहे होंगे कि यार मुझे सजा होगी, तो क्या मुझे आप माफ करेंगे? कोई इस सिचुएशन थोड़ा मैं बासियत है, मैं एक पार्टी से मेरा ताल्लुक है, लेकिन ऐसे चलना नहीं चाहिए, ये बात इस तरह होना नहीं चाहिए। जिस तरह की देखो, वो सुप्रीम कोर्ट है, दुनिया कहती है सुप्रीम कोर्ट है, और उसके फैसले मानने चाहिए, दुनिया में तारीख में माने गए हैं। तो अगर दोस्त ने फैसले किए, कभी लेफ्ट बंदे को राइट पोस्ट कर दिया, किसी को उठा के गिलगित बल्तिस्तान में भेज दिया, आपके सामने ही हो रहा है नहीं, तो इसलिए इस चीज पे अमल किया सर। इसलिए मैं कहता हूं ना कि अमल तो सर आपकी एग्जीक्यूटिव ने करना है ना, एग्जीक्यूटिव सर, पुलिस फॉर एग्जाम्पल इस्लामाबाद पुलिस नहीं, अब पकड़ेगा प्राइम मिनिस्टर को। मैं तो साफ कहता हूं, अगर वो सुप्रीम कोर्ट ये नहीं कर सकती, नहीं करा सकती, तो फिर तो लोगों से कहे कि हम करते ही नहीं, क्योंकि हमारा कोई बात नहीं। मेरा अगला सवाल आपसे आता है कि दूसरी बात मुझे ये बताएं, क्योंकि हर चीज में डॉज हो रही है ना, अगर एक सो कॉल्ड क्या जो जस्टिस सजाद साहब के जमाने में भी उन्होंने कहा था कि उन्होंने रेफर किया था, आपको याद होगा ना, कि इस तरह का मुझे शक है कि सुप्रीम कोर्ट पे होगा, तो फौज से मदद की बात की थी आर्टिकल 190 के तहत। ठीक है सर, आर्टिकल 190 के तहत कानूनी जुमरा है इसके अंदर। क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान डिमांड कर सकती है फौज से? नहीं, अगर वो ये समझे, सिविल हुकूमत क्या करती है, जब वो ये समझती है कि हम ये काम नहीं कर सकते, तो जरूरी बात है फिर फौज को बुलाना पड़ता है। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट को ये बात, फिर फौज भी तो उस चक्कर में जिस तरह उसको ले आए, तो इसलिए मैं कहता हूं कि बहुत सारे ऐसे केसेस है। अभी यूनुस हबीब का केस आ गया, इस तरह अगर फिर तो तमाम लोग इसमें इन्वॉल्व है, फिर तो सबको एबडो करना पड़ेगा जिस तरह अयूब खान ने किया है। लेकिन मैं कहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट को भी चाहिए कि ऐसे फैसले
न करें जिसमें वो अमल ही नहीं करा सकते। अगर करते हैं तो फिर शायद अगर वो नहीं करा सकते और हल्का फैसला देते हैं तो फिर तो सुप्रीम कोर्ट का फायदा क्या? नहीं, मैं कहता हूं ये बात फौज बुलाए, जो भी बुलाया आर्टिकल 190 है सुप्रीम कोर्ट के पास कि ऑप्शन है, हाँ ऑप्शन है कि जितनी जुडिशियल और एग्जीक्यूटिव अदारे हैं वो दे शैल कम इन एड विद टू इम्प्लीमेंट द ऑर्डर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। हम रिजाइन कर देते हैं, ये आप अब फिर क्या होगा? कौन कहते हैं रिजाइन कर? जजेस कहते हैं सर, फर्ज करें मैं एक वर्स्ट केस सिनेरियो की बात कर रहा हूं। नहीं, जजेस को तो बड़ा हम उनकी लॉयर्स हैं, क्या पाकिस्तान में 1.25 लाख 1.5 लाख लॉयर्स हैं, सिविल सोसाइटी है माशाल्लाह, हमारी सियासी जमातें ऐसी हैं, इनकी जमात है जो कि करप्शन जो है ना उसकी मुखालफत दुश्मन है, तो वो लोग निकलेंगे, वो कहेंगे हम सुप्रीम कोर्ट आपके साथ हैं जजेस को, और जजेस के साथ हम हैं, हम रहेंगे। अब आपको मैं बार्स की जो पीपल्स पार्टी का जाला भी निकल आता है सर कि हम भी इनके साथ हैं, फिर क्या होगा साहब? ये तो हमारे साथ चले हैं आप नहीं सर, लेकिन इस सिचुएशन में क्या आपका साथ देंगे? तो प्राइम मिनिस्टर के साथ क्यों ना खड़े? नहीं, वो नहीं देंगे। उनमें से वो जो लोग हैं जिनको डोज मिलती हैं, DOLS डोज, जो फाइनेंशियल बेनिफिट्स ले रहे हैं, वो उनको उनके पेट में कुछ जा रहा है, वो तो वाकई नहीं, वो नहीं करेंगे। बाकी सारे जो है ना जो कौम और मुल्क की सोच रखने वाले हैं वो इस चीज के सख्त खिलाफ हैं। वो प्राइम मिनिस्टर सर क्विकली सर इसको फाइनली सम अप करिए। राजा साहब कहते हैं कुछ नहीं होगा, बस ऐसी भले भले 2-4। राजा साहब तो खैर बहुत बड़े सियासतदान भी हैं, नहीं वो सियासी पॉइंट से भी और कानूनी पॉइंट से भी। आप क्विकली सम अप करें इसको, क्या होगा? सर मुझे तो फैसला तो सुप्रीम कोर्ट ने करना है, टेंटेटिव है इसका। मैं किस तरफ जाएगा अंदाजा क्या आपका कहता है? तो इन्हें अदालत बनती है, तो इन्हें अदालत से प्राइम मिनिस्टर बच नहीं सकता। ठीक हो गया। वो क्या एक आम आदमी को कहते हैं मैं पीएम, मतलब पीएम भी बहुत बड़ा आदमी होता है जी, वो प्राइम मिनिस्टर से भी हमारी नजर में बहुत आगे होता है। वो ये कौन सी बात है कि पीएम को इतना हकीर समझ के एक आदमी जो प्राइम मिनिस्टर बन गया, वो अपने वो जेल के वक्त भी देखना चाहिए। हमने इनको यूसुफ रजा गिलानी साहब को मैंने बड़ी करीब से भी देखा है, तो आदमी को भूलना नहीं चाहिए कि पीएम भी बहुत बड़ा आदमी होता है, इंसान है। और ये कहना मैं को पीएम हूं, मैं प्राइम मिनिस्टर हूं। प्राइम मिनिस्टर, फिर मुझे अफसोस है, मुझे ये बात मुनासिब नहीं लगी कि कहने की प्राइम मिनिस्टर यहां पाकिस्तान बहुत सारे गुजर गए। आपने कौम और मुल्क की फिक्र करनी चाहिए, आप प्राइम मिनिस्टर कोई चीज नहीं होती। ठीक है, चले जी, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा यहाँ पे सरदार असमतुल्लाह साहब आपका, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब सैयद हैदर अली शाह आपका, और खालिद राजा साहब का भी बहुत शुक्रिया उन्होंने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। नाज़रीन गुफ्तगू आपने सुनी, अब फैसला सुप्रीम कोर्ट ने करना है, वो फैसला क्या होगा उसकी एक इंडिकेशन हमें लग रही है। फैसला तो अगेंस्ट जाएगा, अब वो किस लेवल पर जाएगा वो अब देखना पड़ेगा आगे, और उसके बाद फिर इंटरेस्टिंग पार्ट और एस्पेक्ट स्टार्ट होगा कि जब उसकी इंप्लीमेंटेशन की बात आएगी तो उसमें फिर एक और नई बहस का आगाज हो जाएगा। एनीवे जी, आई विल सी यू टुमारो एट 8 o'clock, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।